बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज मार्केट्स पर और आने वाले बजट पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गीतू मोजा हैं, कंसल्टिंग एडिटर बिजनेस टुडे टेलीविजन की। गीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास एडिशन में आपका। और बेसब्री से इंतजार है सभी मार्केट वॉचर्स को कि इस बार के आने वाले बजट से स्टॉक मार्केट्स पर क्या असर पड़ सकता है, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। शुक्रिया साक्षी, मुझे बुलाने के लिए और इस बातचीत के लिए। गीतू, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि लगातार अभी मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो वीकनेस का है। काफी समय से हम देख रहे हैं, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन से 17 जनवरी ऑनवर्ड्स तो एकदम ऐसा डिक्लाइन हुआ है मार्केट्स में कि इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जो 2 साल की रैली के बाद बाजार में एकाएक ये गिरावट आ गई और ये कितनी और गहरा हो सकती है, ये भी उनको चिंता डेफिनेटली खाई जा रही है। तो थोड़ा बहुत समझने के लिए कि क्या आपको ये लगता है कि मार्केट्स में 2 साल से जो लगातार तेजी चल रही थी, कोई करेक्शन नहीं आया है, उसकी वजह से हम गिरावट देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो और कितनी गिरावट बाकी है, या फिर आपको लगता है कि कुछ नए हर्डल्स बाजार के लिए एक पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आगे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? साक्षी, जब हम बाजार की बात करते हैं और हम एक निवेशक की तरफ से बात करते हैं तो हमेशा ये माना जाता है कि करेक्शंस मार्केट के लिए हेल्दी होती है। एक 2 साल से जो एक बढ़ता हुआ बाजार था वो हमेशा बढ़ता हुआ ही रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शंस हमने देखी है, लेकिन एक मीनिंगफुल करेक्शन का इंतजार हम सबको था। और ये मीनिंगफुल करेक्शन उस समय आई है जब आपके पास कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है और साथ में फेड है जिसने अब ये कहा है कि मार्च में वो अपनी ब्याज दरों में इजाफा करेगा और साथ में जी। ही शुरू करेगा समर के 2022 के समर्स के साथ। जी। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि जो हम 2 ब्याज दरों की बात कर रहे थे कि हाइक हो सकती है, लेकिन वो हाइक सब 4 2022 में ही हो सकती है। तो ये एक इश्यू बना हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन जो पहले ट्रांजिटरी जो बोले बहुत ही लोकल माना जा रहा था, लेकिन वो अब एक बहुत बड़ा कंसर्न हम सभी के लिए बन चुका है। और बिल्कुल। इसको टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स जो है वो मूव करेंगी। अब जो ब्याज दरें पहले 11 और 12% हुआ करती थी, वो अब जाके 3.5% हमारे देश में है। अभी अगर सेविंग इंटरेस्ट की ही बात करते हैं और अगर थोड़ा-सा भी बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। पर येस, करेक्शन जो हमने बाज़ार में देखी है, वो ओवरड्यू थी। एक बहुत ही अच्छी रैली के बाद एक करेक्शन 10%, 12% की बड़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये अगर अगर ये करेक्शन गोज़ डाउन टू 20% या 25% जी। होती है, तो एक कंसर्न बन सकता है। लेकिन 10% की करेक्शन जो हम निफ्टी में देख चुके हैं, मुझे लगता है कि ये स्तर जो है, ये अब होल्ड करने चाहिए 17,000 के आस-पास निफ्टी के लिए। और आने वाले समय में मेबी जो मार्केट जो है वो 17,600 800 के पास वापस जा सकता है। लेकिन मुझे फॉर नाउ अभी तक के लिए ये लग रहा है कि बाज़ार में जो है वो स्थिरता अब कुछ बहुत लौट के आएगी। ओके, आई अंडरस्टूड दैट। गीजू, ये भी बताइए कि आपने ये बताया कि यूएस फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़त की बात हुई है, ये डेफिनेटली एक कारण रहा है बाजार में 1-2 दिनों में जो लगातार गिरावट आ रही है उसकी वजह से, या फिर राइजिंग इन्फ्लेशन है उसको देखते हुए। एक और जो कंसर्न हम देखने को मिल रही है वो कि लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारतीय बाजारों में बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ अगर आप जनवरी देखेंगे तो उन्होंने बिकवाली ही की है। तो क्या अब ब्याज दरों में बढ़ने से भी कई जगह बातचीत ये हो रही है कि हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा पुल आउट करें अपना पैसा इंडियन मार्केट से, तो इसको देखते हुए अभी कैसे देखना चाहिए भारतीय बाजारों को? साक्षी, अगर हम 2021 के आंकड़े देखें तो एफआईआई ग्रेजुअली बाहर निकल ही रहे थे। जो हम्म। एफआईआई इन्वेस्टमेंट है वो नेट माइनस में थी एफआई सॉरी 2021 के लिए। तो धीरे-धीरे बाहर निकल ही रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले ही सेंस कर लिया था कि ये जो ब्याज दरें हैं इको लेवल पे ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी। और इन्फ्लेशन जो है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स जो हमको देखने को आ रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए को लेके हो या फिर आपके आयरन ओर को या कोल को लेके हो, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हर जगह से आ रहे हैं। तो जी। उसके चलते हुए उनका जो बाहर निकलना था वो जारी था। मेरे को नहीं लगता कि ये हो सकता है कि थोड़ा 1-2 महीने के लिए थोड़ा बहुत ये स्थिर ना रहे एफआई इन्वेस्टमेंट, लेकिन आने वाले समय में ये एफआईआईज़ जो है ये लौट के आएँगे बिकॉज़ इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है, इंटैक्ट है। और अगर हम इस कोविड क्राइसिस से निकल जाते हैं और यू हैव बेटर टुमारो, देन जो एफआईआईज़ का लौटना और जो सेक्टर्स जिस जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो वो जी। लाज़मी है। मे बी इन शॉर्ट टर्म एक एक्सोडस हमको देखने को मिले और वो जी। हमारा
भारतीय बाजार जो है, जो बाकी इमर्जिंग मार्केट से काफी वेल प्लेस्ड है, अगर हम जी। एक्सोडस एफआईआईएस का बाहर निकलने में भी देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर चलेगा। हो सकता है कि 1-2 महीने ये अनसर्टेनिटी बनी रहे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर हम एफआईआई फ्लोज जो है हमारे बाजार में वापस लौटते हुए देखेंगे। ओके। एक और जो चिंता अभी बाजार के लिए है वो है बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम। हम देख रहे हैं कि $90 प्रति बैरल के हिसाब से अब कच्चा तेल पहुंच चुका है। कई रिपोर्ट्स $100 प्रति बैरल की भी बात कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स बढ़ते हुए कच्चे तेल को देखते हुए काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आए हैं हिस्टोरिकली अगर देखें तो। कितना ज्यादा आपको लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ते हुए कच्चे तेल के दामों का हो सकता है भारतीय बाजारों में, और आगे जाते हुए रैली पर कितनी अड़चन आ सकती है? साक्षी, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आजकल चल रहे हैं उसके चलते हुए क्रूड ऑयल में हमने इजाफा देखा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि $100 प्रति बैरल के आसपास क्रूड के दाम जा सकते हैं, लेकिन जी। वहां तक तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, हम सब जानते हैं, लेकिन जी। जहां तक ये सवाल है कि रुपी का क्या रेट रहता है, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट जो रुपी की मूवमेंट कैसी रहती है, फॉरेक्स की मूवमेंट कैसी रहती है, उसका एक इम्पैक्ट जो है हमारे क्रूड बिल पे पड़ सकता है। क्रूड के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। आई थिंक 90 से 100 के बैरल के बीच में कुछ देर समय वो बिता सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स जो है वो ये पॉइंट कर रही है कि वो 80 के आसपास सेटल हो सकता है। तो वो हम एक कंफर्टेबल लेवल है। और जहाँ तक इंडियन इंपोर्ट्स का सवाल है, अभी भी हम इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स पे ही अभी निर्भर है, लेकिन आने वाले समय में हमको ये देखना होगा कि फॉरेक्स की मूवमेंट कैसी रहती है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे फील हो सकता है। फॉर नाउ आई डोंट थिंक इट्स अ बिग कंसर्न। ठीक है। अब जैसे-जैसे हम उस बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा आशंकाएँ बढ़ रही हैं इन्वेस्टर्स के अंदर कि अब आगे जाते हुए बजट कैसा ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है बाज़ार को और आगे आने वाली बाज़ार की चाल को। अभी तक हमने कोई प्री बजट रैली तो देखी नहीं है क्योंकि लगातार गिरावट की ग्रिप में है अभी बाज़ार। तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि आने वाला बजट कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स लेकर आए जिससे कि बाज़ार में एक नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली या फिर नया चाल जो है बाज़ार में ऊपर की तरफ देखने को मिले? हिस्टोरिकली अगर हम बात करें साक्षी, तो जब भी बजट से पहले बाजार गिरता है तो बजट के बाद बढ़ता है, और अगर चलता बजट है। से पहले पहले नहीं चलता तो बजट के बाद चलता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बजट में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स भी ना हो, लेकिन बजट एज़ एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हो, तो मुझे लगता है कि बाजार इसको वेलकम करेगा और अच्छी मार्केट्स में सर्ज एंड may cheer the budget, but it has to be seen that we don't expect a big budget announcements। जो बड़ी-बड़ी बिल्कुल। announcement उम्मीद नहीं है साक्षी। इस समय भी हमें पता है कि किन कंस्ट्रेंट्स के बीच में जो है वो बजट लेके आ रही है हमारी सरकार। तो उससे मुझे लगता है कि जो हमने एक फॉल निफ्टी में देखा है 10% का फॉल पीक से, मुझे लगता है कि बजट के बाद थोड़ा सपोर्ट जो है वो मार्केट को मिल सकता है। वो बजट का है या फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक है या टेक्निकल बाउंस बैक है, वो देखना होगा। पर येस, सम बिट ऑफ अ चीयर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसकी हम बात करते हैं, हर साल बजट से पहले ये हमेशा रूमर्स जो है बाजार में फ्लोट करते हैं। इफ इट्स नॉट डेल्ट विद, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट, आई थिंक वो पॉजिटिव न्यूज़ होगी बाजारों के लिए, और एक बार फिर हम एक अप मूव बाजार में देख पाएँगे। जी, बिल्कुल देखा जाए तो बाज़ार में ये अच्छी बात है कि हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि अगर बाज़ार बजट से पहले गिरता है तो बाद में चढ़ता भी है। तो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि अगर आपको अभी नुकसान हो रहा है, बाद में शायद फ़ायदा ही देखने को मिले। हालाँकि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स का कोई उम्मीद नहीं लगा रहा है इस बार के बजट में, पर अगर स्टेटस क्वो भी रहता है तो भी शायद बाज़ार डेफिनिटली चीयर करता हुआ नज़र आएगा। तो स्पेसिफिकली डी स्ट्रीट की तरफ से ही बात करें तो गीतू ये बता सकते हैं कि इस बार के बजट में ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि फोकस में रहेंगे, कौन से ऐसे थीम्स होंगी जो वर्क करेंगी? क्योंकि इसी के लिहाज से इन्वेस्टर्स काफ़ी अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी पोज़ीशन करते हुए नज़र आते हैं कि इस सेक्टर में अच्छे अनाउंसमेंट्स आएँगे तो मैं यहाँ के शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बजट को इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करना अच्छी बात नहीं है साक्षी। बजट को बजट की तरह देखना चाहिए, लेकिन हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म में बजट के बाद 1 साल में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो अच्छा कर सकेंगे, वो डिपेंड करता है कि बजट में एलोकेशंस कैसी होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे जोर दिया जाएगा, कंजम्पशन और डिमांड को बढ़ाने पे जोर दिया जाएगा,
तो जी। ये सेक्टर्स जो मैं आपको बताऊंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, ये जी। सेक्टर्स फोकस पे रहेंगे। शुगर रहेगा फोकस में, बिकॉज एथेनॉल के कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती है। साथ में ही हम फर्टिलाइजर और केमिकल्स के सेक्टर में कुछ अनाउंसमेंट देख सकते हैं। बेसिकली अगर इनकम टैक्स में कुछ बदलाव किया जाए तो वो एक बहुत पॉजिटिव होगा, बिकॉज लोगों के पास पैसा होगा तो स्पेंडिंग अच्छी होगी, स्पेंडिंग अच्छी होगी तो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स, अर्निंग्स अच्छे होंगे, अर्निंग्स अच्छे होंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। सो दैट वे इट इज एक साइकिल है जो बनता है। लेकिन बिल्कुल। बस ये कि बजट आ रहा है, हमें ये स्टॉक खरीदना है और बजट के 2 दिन बाद बेचना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बजट को एक बजट की तरह देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप उन सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसको पूरा 1 साल के लिए आप देखिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ही कुछ आपको रिटर्न्स मिल पाएँगे। बट टोटली बेस्ड ऑन द बजट मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा किसी को करना चाहिए। ओके, चलिए इसी नोट पर मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी इन सभी इनसाइट्स को सभी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बाज़ार में जो गिरावट आ रही है इसके पीछे की वजह, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से उम्मीद कम है, तो इसलिए पैनिक सेलिंग में आप मत आइए और आगे आने वाले बजट में अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स रह सकती हैं तो बाज़ार में और भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल पाएगी। कुछ सेक्टर्स जहाँ पर फोकस हो सकता है इस बार का बजट का, गीतू ने आपको बताया यहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप ध्यान दीजिए, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सभी थीम्स पर सरकार कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन सेक्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो कंसर्न्स है बाजार में इतनी गहरी नहीं है कि उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया गीतू इस खास शो में जुड़ने के लिए और सभी इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।